घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। हो गया हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान। 15 अक्टूबर को वोटिंग और 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग से हो गया। दोनों राज्यों में एक ही दिन 15 अक्टूबर 2014 को वोटिंग होगी। वोट डाले जाएंगे 15 अक्टूबर 2014। 19 अक्टूबर 4 दिन के बाद वोटों की गिनती आएंगे और नतीजे आएंगे। 30 सितंबर को अधिसूचना 20 सितंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन भरने की अंतिम तारीख 27 सितंबर को होगी। साथ ही साथ 1 अक्टूबर तक 29 सितंबर को फॉर्म के जांच कर लिए जाएंगे। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। साथ ही जैसे ही ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट महाराष्ट्र और हरियाणा में लागू हो जाता है, हो गया। हरियाणा के 90 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें से 17 सीटें रिजर्व कैटेगरी की है और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जिसमें से 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हरियाणा में 1.6 करोड़ वोटर जो अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 8.2 करोड़ वोटर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और चुनाव आयोग ने अपील भी की है कि अगर आपका नाम नहीं है या है, इसकी जांच कर ले। 16,244 पोलिंग स्टेशन हरियाणा में बनाए जाएंगे और महाराष्ट्र के लोग 90,403 पोलिंग स्टेशन पे वोट डालेंगे। हर जिले में कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि हर ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल पोलिंग स्टेशन हो। साथ ही चुनाव आयोग ने बहुत साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों को अपना फॉर्म जो भरेंगे वो उस पर हर कॉलम, किसी भी कॉलम को अगर वो खाली छोड़ेंगे उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। ऐलान के बाद सबसे अहम खबर यह है कि युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। माना जा रहा है कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं हरियाणा से। हालांकि ये तय नहीं हुआ है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पंचकुला, गुड़गांव में से किसी एक सीट पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब जो हमारी चर्चा है वो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर है। हमारे साथ हैं अनीस दुरानी साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अरुण गर्ग साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र श्रेष्ठ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरुण जी आपसे। चुनाव के ऐलान होने के बाद पहली प्रतिक्रिया जो अब जहन में, एक ही दिन में तमाम चुनाव होंगे, किस तरह की तैयारी है, कितना तैयार है? बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 43 विधानसभा की सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं और 47 आने वाले उसमें 17 तारीख को चुनाव उसकी डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल तक इसकी तैयारी की हुई है चुनाव की जी। सारी जगह उनके प्रभारी, जिला प्रभारी, पर कंस्टिट्यूएंसी से प्रभारी सब जगह नियुक्त है और वो पूरा 1 महीने से पूरा काम चल रहा है उस पर जोर शोर से। जी, आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी है और आप इस जो घोषणा जो है उस घोषणा को आप ये देख रहे हैं कि आप उससे पहले आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अनीस दुरानी साहब, कांग्रेस पार्टी की तैयारी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दोनों जगह हमारी पार्टी की सरकार है जी, तो बड़ी चुनौती है और चुनौती तो है ही, लेकिन ये कि तैयारी के जहाँ लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, संगठन लेवल पर दोनों जगह इलेक्शन के लिए तैयारी काफी दिन से चल रही है जी। और चूंकि इस्टेब्लिश यूनिट वगैरह सब चीजें मौजूद हैं। अब सवाल ये कितने हम लोग उसमें कामयाब होते हैं जी। इस बार एक ही चरण में, एक ही दिन में दोनों जगह मतदान हो रहे हैं कंप्लीट, इसको कैसे देखा जाए? अच्छी बात है, ज़्यादा इसको मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव स्टेप है ये जी।
बहुत पॉजिटिव स्टेट। आपको हम प्रकाश जावड़ेकर साहब जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो दिखाते हैं। We always welcome the schedule as suggested by the Election Commission because they do due diligence for the process. We are ready for the elections. Our alliance is strong and people are waiting for the opportunity to throw the corrupt regime of the Congress and the NCP which looted the state of Maharashtra for 15 years. और एनसीपी गठबंधन को महाराष्ट्र सरकार से निकालने के लिए उनको सरकार में नहीं रहने देंगे लोग। महाराष्ट्र के एनसीपी और कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में लूट लिया है। सिंघवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने मोदी लहर पे क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। जो व्यक्ति इतनी बड़ी वेव की बात करता है, जिनके पार्टी के अध्यक्ष इतनी बड़ी वेव की बात करते हैं, उनको तो न तो जो अभी परिणाम आए कुछ दिन पहले वो लगता है कि कोई ऐसी वेव थी, और निश्चित रूप से जो इतनी बड़ी वेव पे लहर पे चलते हैं उनको भय होता है कि अगर बाकी अब जो चुनाव आ रहे हैं ये वाले या नवंबर दिसंबर वाले उसमें वो पूरी सामूहिक रूप से नहीं जीते तो फिर वेव तो कहाँ हवा में गायब हो जाएगी। तो ये भय हमें नहीं है, भय उनको है, और दूध का दूध और दूध का पानी अभी मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं दो अहम बात है चुनाव के साथ साथ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सामने नहीं रखा गया, ना तो गठबंधन की तरफ से, और चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़ा जा रहा है। क्या यही स्थिति है अरुण जी? भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी उसके देश के प्रधानमंत्री और वो मुख्य उसके वो हैं, प्रेरणादायक है भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ा जा रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई जो है, जो परीक्षा है वो किसकी है अवधेश जी? ये चुनाव, ये परीक्षा सबकी है। केंद्र का हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल निकट है। जाहिर है कि इस समय 90 सीटों और 288 सीटों को आप जोड़ दीजिए तो करीब कितना होता है, 378 सीटों का ये चुनाव है जी। और इसमें कुल मिला के कुछ उपचुनाव भी हैं, कुछ लोकसभा सीटों के चुनाव है जो आज घोषणा किया है जी। अगर ये आप पूछते हैं कि इन चुनाव में किसका परीक्षण होगा, तो ये परीक्षण केवल एक व्यक्ति का नहीं होगा। इसमें परीक्षण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके आधार पर चुनाव लड़ सकें। कांग्रेस से आए हुए लोगों को उसमें टिकट मिला है, जिसकी भी लिस्ट अभी 43 में हमारे पास है, मैं वो नाम भी पढ़ के बता सकता हूं। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार तक को टिकट दिया गया है उसमें। तो एक तो उनके बाद, दूसरा यह है कि इसमें कांग्रेस का भी परीक्षण होना है कि कांग्रेस के विरुद्ध जो वातावरण हरियाणा में दिखा था लोकसभा चुनाव में वो कायम है, या हुड्डा ने जो कुछ किया है उसके बदौलत उसकी भी लोकप्रियता अभी कुछ बची हुई है। तीसरा जो इसमें परीक्षण होना है वो लोक दल का होना है, क्योंकि लोक दल आप जानते हैं कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी की बात आप कह रहे हैं। आईएनएलडी भले वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसको वोट बहुत काफी मिले थे। मेरे ख्याल से 24% वोट उसको मिला था, इन्हें लोग 24.4% वोट मिला था। तो एक बड़ी शक्ति है वहां, तो उसकी भी पहचान होनी है कि हम लोग जो यहाँ मानते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर कोई जेल में बंद हो गया तो उसको, जो खासकर सुषमा स्वराज जैसे नेताओं की जो पॉलिटिक्स है कि पार्टी भले चूल्हे बाहर में चले जाए, हमारी चमड़ी पर कोई दाग नहीं आनी चाहिए, वो उन्होंने वो बार बार करती हैं। उसी कारण वहां जो विनोद शर्मा पार्टी में आने वाले थे, सब कुछ तय हो गया था, नितिन गडकरी ने ओके कर दिया था, उन्होंने आने नहीं दिया। ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट आ सकता था। लेकिन कुल मिलाकर के ये हरियाणा के लोगों का परीक्षण होना है, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई अंतर है? महाराष्ट्र हरियाणा में जमीन आसमान का अंतर है जी। मैं आपके पास पहले सबसे पहले धर्मानी साहब जी, जो मेरा सवाल था अवधेश जी से, अवधेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, कांग्रेस पार्टी का भी परीक्षण है। आपको क्या लगता है ये परीक्षण जो है वाकई कांग्रेस या बीजेपी का है या नरेंद्र मोदी का है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो अभी तक की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार अभी आपने बात कही कि कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं,
और प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये एक सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी क्योंकि हरियाणा के बहुत लंबे समय तक प्रभारी रहे भाजपा के, तो उनको वहां की स्थितियां पता है और पर वहां के नेताओं को वो जानते हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका कम से कम हरियाणा में रहने वाली है भाजपा के चुनाव अभियान के दौरान जी। अब वो उसमें कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं, वो कितना आकर्षित कर पाते हैं, ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा यहां पर दिलीप जी के जो हुड्डा सरकार है वो जो पहले फेज 1 में थी, उस समय जब चुनाव लड़ा गया था तब भी मेजॉरिटी में नहीं आई। तोड़फोड़ करके कुलदीप बिश्नोई जी के जो 5 एमएलए अभी तक विवाद पड़ा हुआ है, अभी तक उस पर स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं दिया और विधानसभा भंग हो गई है, ये स्थिति है। तो मुझे ये लगता है कि हुड्डा जी ने पहले भी जोड़ तोड़ से राजनीति अपना सरकार बनाई हुई है और जो कांडा प्रकरण हुआ, विनोद शर्मा उनको जो उनके बहुत लॉयलिस्ट हैं वो भी छोड़ के जा चुके हैं। इसी प्रकार चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, लक्ष्मणदास अरोड़ा जी की पुत्री एमएल रंगा जो पूरे कई 10 वर्ष तक वो वाइस चांसलर उन्होंने बना के रखे। इसी प्रकार शैलजा तो यहां पर अभी भी कांग्रेस के अंदर ही हैं, ये तो छोड़ के जा चुके, वो गिनवाए हैं मैंने आपको। एक वो वर्ग है जो जैसे शैलजा के नेतृत्व में कैप्टन अजय हैं जिनको कैंपेन दिया हुआ है, उसी तरह किरण चौधरी हैं, वो उनकी विरोधी हैं पार्टी के अंदर, उनकी गतिविधियों के उनके चुनौती किसके लिए है? आप परीक्षा किसकी है इस बार? मुझे लगता है देखिए चुनौती जो है इस समय मुझे जहां तक नजर आ रहा है वहां पे ट्रायंगुलर फाइट की संभावना बन रही है। परीक्षा किसकी होगी इस चुनाव में? इस चुनाव में परीक्षा होगी पूरी तरीके से अगर आप देखें हुड्डा की और भाजपा के जो भी नेता सामने आने वाले हैं। सामने कोई नेता आने वाले नहीं है, नेता नहीं आने वाले हैं, तो वो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी की छवि को ये भुनाना चाहते हैं तो मोदी जी की परीक्षा होगी और तो क्या होगा इसमें। जी पुष्पेंद्र, मोदी जी के लहर का असर अभी भी बरकरार है या नहीं है, ये इस चुनाव के परिणाम से साबित होगा, साफ होगा, या आपको लगता है कि ये लड़ाई, ये चुनाव, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा? आपने हरियाणा पूछा सर, अगर दोनों का दोनों जगह के लिए है, लेकिन कुल मिलाकर के जो बीजेपी के लिए या पूरे चुनाव में जिसे सबसे अहम अगर कोई पहलू है इस चुनाव का, यही है कि नरेंद्र मोदी जी के लहर का असर देखा जाना है। देखिए, ये बात अपनी जगह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि नरेंद्र मोदी की लहर में वो चुनाव विधानसभा का जीतेंगे, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इन चुनाव में जो मुझे एक दूसरी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगती है वो ये है कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 या 71 सीटें दिलवाने के बाद जिस तरीके से अमित शाह को यह प्रोजेक्ट किया गया कि वो एक तरीके से मिडास टच हैं, जहां हाथ रख देते हैं वहीं सोना हो जाता है, और सारे रणनीतिकारों में नरेंद्र मोदी के पीछे उन्हीं का खोपड़ी काम कर रही थी। सवाल यह है कि इस बुनियाद पे उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और उनको पूरी कमान दी गई। अब इन 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी की रैली नहीं होने जा रही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, नरेंद्र मोदी लोगों से कोई वादा ऐसा नहीं करने जा रहे, बल्कि नरेंद्र मोदी के 100-150 दिन की सरकार का कामकाज और अमित शाह की रणनीति का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं टेस्ट है। अभी आप देखें कि हरियाणा के बारे में हमारे जो 2 भाई लोग हैं वो बड़े एहतियात से काम ले रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो अवधेश भाई ने कहा कि साहब वो सुषमा स्वराज को जो है उन्होंने विनोद शर्मा को नहीं आने दिया। आप ये देखें कि वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे का बेस वर्ग है उसकी स्थिति यह है कि वो 25 से ज्यादा उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और कभी युवराज को ढूंढ रहे हैं, कभी चौधरी वीरेंद्र को ढूंढ रहे हैं। उस सबके बावजूद भी जो अभी 43 सीटें बची हैं, उन 43 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का गलेवान पकड़ के बाहर खड़े हैं। उसमें कुछ लोग लगा रहे हैं कि ब्राह्मण, उसमें वो भी वो फैक्टर है। मैं ये कह रहा हूं, सवाल ये है कि ये परीक्षा किसकी है? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैंने परीक्षा में कहा कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह के नेतृत्व पे सवाल खड़ा होगा, क्योंकि जो जिस तरीके के टिकट के बंटवारे को लेकर 43 में अभी घमासान मचा हुआ है, अपनी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके आपने टिकट दिए हैं। तो एक तो बात यह है कि जिस तरीके का आपका मैनेजमेंट लोकसभा में रहा वो नजर नहीं आ रहा है। पुष्पेंद्र, लेकिन आप ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नहीं,
ये अमित शाह की अमित शाह के ऊपर सबसे अमित शाह की संगठन की सांगठनिक क्षमता, सारी चीजें तय हो जाएंगी, रणनीति, संगठन, टिकट बंटवारा वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। मैं नरेंद्र मोदी को नहीं मानता कि इसमें उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्योंकि सब पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी के पीछे जो असली रणनीतिकार थे वो अमित शाह थे। तो अमित शाह को यहां पूरी छूट है। अब नरेंद्र मोदी कहीं भाषण में नहीं है, अमित शाह कोई भाषण तय करने हैं। जिस तरीके से उन्होंने वहां पे एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में, ऐसे ही सब जगह ये अमित शाह को टेस्ट होना है। जी चलिए आपको हम दिखाते हैं अमित शाह किसकी छाया है, अमित शाह किसकी छाया है, इस पे भी चर्चा। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा की स्थिति क्या है। हरियाणा में कुल सीटें कितनी हैं और 2009 के जो चुनाव परिणाम थे वो क्या थे। 90 कुल सीटें हरियाणा में और 90 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली थी, आईएनएलडी को 31 सीटें मिली थी, हजका को 6 सीटें मिली थी, बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, बीएसपी को 1 सीटें मिली थी और 7 एसएडी एक को 1 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहां लोकसभा चुनाव के कुल 10 सीटें थी, उसमें से 7 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 आईएनएलडी की जीत हुई। अगर हरियाणा की यह स्थिति है 40 सीटें 2009 में, 31 आईएनएलडी, बीजेपी 4 और इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम और विधानसभा चुनाव परिणाम पे इसका कुल असर क्या होगा। अगर इसको देखें अवधेश जी तो किस तरह की, जो लोकसभा में देखें तो 52 सीटों पे, लेकिन इस बार आईएनएलडी अलग लड़ रही है, हजका अलग है, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं है। इस गठबंधन को अगर आप देखें तो इस गठबंधन अभी हाल में जाके टूटा है। शिरोमणि अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सहयोगी हैं केंद्र में, वो भाजपा के खिलाफ आईएनएलडी के साथ वहां पे चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला के जो तस्वीर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, पहले इस पे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वहां पे। देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल एक राजनीतिक और जातीय समीकरण दोनों का प्रश्न, क्योंकि हरियाणा में कोई भी नेता हो जाए एक जातीय इक्वेशन कायम करता है। नरेंद्र मोदी के नाम ने हालांकि भारत में जो एक जातीय घेरा हो रहा था उसको तोड़ा था, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं था, वो उतना पूर्ण नहीं हुआ था, वो कुछ बाकी था। तो उसी के कारण इतनी वोट जो है, इतना वोट चौटाला साहब के पार्टी को आ गया था। इस समय देखिए लोग कह रहे हैं, हमारे धर्मानी जैसे मित्र पिछली बार बोल रहे थे कि बिश्नोई को तो एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन ये भूल गए कि उसने अगर वहां से जीतने वाले कैंडिडेट को 5,60,000 वोट था तो इसको 5,40,000 वोट मिला है। इसका मतलब यह है कि उसका सपोर्ट बेस था। हरियाणा में चौधरी भजनलाल बैकवर्ड के नेता माने जाते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाटों के नेता माने जाते थे, बांगर जाट के, देशवाली जाट के नेता अपने हुड्डा साहब माने जाते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए जो जाट वोट है उसके भाजपा में आने की संभावना कम है। कोई कितना भी कहे, मैं अभी नहीं स्वीकार करूंगा जब तक कि मैं उसको देख नहीं लूंगा। गांवों में भाजपा का जनाधार न के बराबर है, शहरों तक सीमित अभी पार्टी है। वो अकेले अगर वो पार्टी लड़ेगी तो मैं मानता हूं कि अगर बांगर और मैक्सिमम जाट अगर चौटाला को वोट करते हैं आज के सिचुएशन में, तो मेरा मानना है कि चौटाला की पार्टी नंबर 1 होगी हरियाणा में। नंबर 2 में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रहने वाली है, क्योंकि हुड्डा को बिल्कुल आप राइट, नंबर 1 आप कह रहे हैं आईएनएलडी जी आज की हालत में, क्योंकि आईएनएलडी ने 70-71 उम्मीदवार बहुत पहले घोषित कर दिए, उसका चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। कांग्रेस को तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे, उसकी समस्या यहां तक थी, अब जाके उम्मीदवारी शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 दिन पहले 43 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो चौटाला का पूरा हो गया है। गांवों में आप जाएंगे तो अभी भी चौटाला के समर्थक हैं, वो मानते हैं कि भाई इस आदमी ने पैसा तो हमसे नहीं लिया, वो भ्रष्टाचार और भी किया होगा, लेकिन जिस मामले में वो जेल में है उसने लोगों को नौकरी दी है। आप ये कह रहे हैं कि वहां इस वक्त आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको आईएनएलडी नंबर 1 पे, कांग्रेस और बीजेपी नंबर 2 पे आपको नजर 2 पे लड़ाई चल रही है। और कुलदीप बिश्नोई और इनका जो लोक चेतना पार्टी है,
विनोद शर्मा का, ये सब पार्टियां हैं जिनका असर है। जिनका देखिए ब्राह्मण वोट जो है ना, जैसे ब्राह्मण वोट बढ़ जाएगा। पहले अगर विनोद शर्मा आ गए होते तो ब्राह्मण वोट कंप्लीट बीजेपी के साथ आ जाता। चलिए, लेकिन अब ब्राह्मण वोट थोड़ा बटेगा कुछ क्षेत्रों में। चलिए अरुण जी, जो तस्वीर अवधेश जी दे रहे हैं कि बीजेपी जो है और कांग्रेस वो नंबर 2 की लड़ाई में लगे हुए हैं, यहाँ नंबर 1 पार्टी INLD है। आप स्वाभाविक सहमति तो आपकी नहीं होगी, लेकिन आपको लगता कहीं INLD जो है इतना प्रभावी पार्टी है आपके विरोध में? INLD बिल्कुल आज उसका जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे दोस्त बहुत इसके बारे में जितना ज्यादा कह रहे हैं जी। अगर वो हरियाणा के अंदर घूमेंगे, जब पता चलेगा INLD का आधार जो उन्होंने सीटें डिक्लेयर करी, पहले 62 की फिर 11 करी, जो उसके जितने भी दूसरे और संभावित कैंडिडेट थे वो सब छोड़ के भाजपा में आ चुके हैं। उनका आधार आधे से ज्यादा खिसक चुका है। जो कह रहे हैं चुनाव प्रचार का मौका तो मिला उनको गांवों में जाने का, प्रचार के साथ साथ उनका सारा आधार तो खिसक लिया। उनकी तो लड़ाई अब तीसरे और चौथे नंबर पर होने जा रही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, नंबर 1 पर भाजपा रहेगी। आज भी मोदी की लहर बरकरार है। MP चुनावों से पहले जिस कांग्रेस पार्टी ने मोदी को मौत का सौदागर, जहरीली घास कह कह के उसको संबोधित किया था, वो आज सब उनसे बातों से ऊपर उभर चुके हैं और एक देश में एक हीरो के रूप में, जादूगर के रूप में उभर के सामने आए हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और उन्होंने सब वो काम किए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ तुरंत एकदम एक्शन लेके उनको, तो मोदी के काम पे आप वोट मांगने वहां पे जा रहे हैं या मोदी भारतीय जनता पार्टी के काम पे? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो काम जो कर रहे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी एजेंडे के तहत हरियाणा में वोट मांगी जाएगी। उसी एजेंडे के तहत आप हरियाणा में वोट मांगेंगे। धर्मानी साहब जी, 2 अहम बातें हैं। एक तो अवधेश जी जो कह रहे हैं कि वहां पे लड़ाई जो है बुनियादी तौर पे बीजेपी, वहां लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस 2 की लड़ाई कर रही है, वहां असल लड़ाई जो है INLD की है। देखिए, मुझे ये लगता है कि अवधेश जी के अपना गणित होगा। मैं उनकी बात से नहीं, गणित तो सबका हो। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि वहां पर जिस प्रकार इन्होंने जाट इक्वेशन दिखाने का प्रयास किया है, वो जाट इक्वेशंस बहुत अलग अलग हैं और उसके अलग अलग, अगर उसमें डिबेट में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो मैं एक मोटे तौर पर यह बताना चाहता हूं कि आज की डेट में दोनों जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल क्या, एक तो कांग्रेस ही है और दूसरा INLD है। अगर विपक्षी दल में इसलिए कह भाजपा के विरोधी, भाजपा के जो विरोधी दल हैं, 2 मुख्य विरोधी दल ये हैं जी। और ये दोनों में बिखराव हुआ है और दोनों के प्रोमिनेंट नेता जो हैं बहुत बड़ी संख्या में टूट कर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा का आधार क्या है, क्या नहीं है, ये एक विषय हो सकता है। ये विषय, यही विषय अगर जनाधार है तो मैं कुछ और कह रहा हूं, आपको वही कहने जा रहा हूं। भाजपा का आधार बिल्कुल, जो अवधेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था। यही कारण था कि हम लोग नहीं है, वो कह रहे नहीं है, आप कह रहे नहीं था। मैं कुछ और कह रहा हूं जी। दिलीप जी, आप सुनिए ना जी, कि उसके बावजूद 52 विधानसभा सीटों पर लीड, 7 पार्लियामेंट के मेंबर चुना जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और मेरे को लगता है कि अगर आप पिछला सारा चुनाव देखें, बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं, भाजपा या कोई भी दल जब भी गठबंधन में रहा हो, चाहे कैसे, पिछले चुनाव में तो सब अलग अलग ही लड़े हैं, लेकिन वहां पर एक वेव चलती है और केंद्र की जो सरकार है वो वहां के चुनाव को प्रभावित करती है। जो भी यहां पर सत्ता में होता है वो वहां पर अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। और ये पूछना अपने आप में बेमानी है। क्यों नहीं वो 100 दिन के या तब तक मेरे को लगता है 4 महीने हो जाएंगे, 4 महीने के जो मोदी सरकार के कार्यकलाप हैं उनका क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहेंगे? और मोदी क्योंकि वहां खुद रहे हैं इंचार्ज, और कैथल की रैली में तो उन्होंने कहा है, ये बात सीधी सीधी कही है कि मेरे यहां पर केंद्र में आने के बाद मैं यहां का प्रभारी रहा हूं, तो मेरा यहां का अपने आप का जो मेरा नाता है, मैं यहां बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो सीधा आप ये जो सवाल, मेरा पहला सवाल था कि परीक्षा फिर मोदी की होनी है। मेरे को लगता है जो पुष्पेंद्र जी ने बात कही, मोदी की तो परीक्षा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी की परीक्षा नहीं है। मोदी की परीक्षा इन दोनों विधानसभा चुनावों के परिणामों में होगी ही होगी, क्योंकि लोग उसके बाद पहली बार मत डालने जा रहे हैं। लेकिन संगठन के रूप में भी बहुत चीजें प्रभावित करती हैं।
कहा तो मोदी ने खुद बनना था, लेकिन सांगठनिक जो क्षमता है, जो पुष्पेंद्र जी ने बात कही है, मुझे लगता है कि जो हरियाणा में इस समय चल रहा है, अगर आपके सामने खुद ही थाली आ रही है फिर भी आप ठोकर मारे जा रहे हैं, तो कब तक थाली खिसक खिसक के वापस आती रही। अरुण जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जिस प्रकार वहां के नेता टिकट वितरण में काम कर रहे हैं और शाह उनके ऊपर नियंत्रण अमित जी नहीं लगा पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस कारण स्थिति अगर डिफरेंट हो जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज की स्थिति यह है कि भाजपा नंबर 1 पार्टी वहां पर रहने वाली है। दिलीप जी, हरियाणा में हुड्डा के अगेंस्ट कौन है? मैं आपके पास देखिए, चुनाव जो है सामाजिक समीकरण, मुझे ये लगता है, मैं जो आपको एक सेकंड, सामाजिक समीकरण, नेतृत्व, मुद्दे, ये 3 मुख्य बातें होती है विधानसभा के चुनाव में। उम्मीदवार, बिल्कुल ठीक है, उम्मीदवार 4, बिल्कुल ठीक है। पहले एक सेकंड, लीडरशिप के लेवल पर अगर हम हरियाणा को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने केवल चौटाला है। ये दोनों आमने सामने नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है। कैथल जाके वो रैली कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जहां जाएंगे उनकी रैलियों में भीड़ होगी, उनके प्रति एक आकर्षण है। नहीं, लेकिन स्थानीय स्तर पर, जब तक स्थानीय स्तर पर, एक सेकंड बोल लेता हूं, वोटों में वो तब्दील नहीं कर देते हैं अगर अपने करिश्मा को, तब तक मैं नहीं स्वीकारूंगा। क्योंकि गांव में पिछड़ी जाति का नेता कुलदीप बिश्नोई है, गांव में से लेकर के और पंजाब जाति का वो नेता ही नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, वो पिछड़ी जाति का नेता ही नहीं है, वो बिश्नोइयों का नेता है। आप जो बात कह रहे हैं वो समीकरण बिल्कुल अलग है। मेरा ये कहना है कि जब हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे उस समय कांग्रेस किस नेता के नेतृत्व में लड़ी थी? चलिए, आप एकदम कांग्रेस मुख्यमंत्री बनते हुड्डा का नाम आ गया था। उसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला तो चुनाव लड़ने से ही डिबार्ड है, वो कहां से मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए? अनीस दुरानी साहब, जो सवाल है कि ये जो लड़ाई है इस वक्त हरियाणा की, पहले बात कर रहे हैं, हरियाणा की लड़ाई किसके बीच में है आपके हिसाब से? बेसिकली मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बनेगी इनके अंदर। नहीं है, इंडियन लोग कहीं नहीं स्टैंड करता, और उसका जितना बिखराव है और जितना पिछले इलेक्शन को जो भी मिसाल दिया अवधेश जी ने, वो एक अलग सिचुएशन थी। उस वक्त ताज़ा मामले थे, उसका उन्होंने कैश कर लिया, लेकिन अब वो उनके साथ लोग नहीं है इतने। और अगर पार्लियामानी इलेक्शन का अगर आप उसका रिजल्ट देखें जो वो उसके अंदर हुआ है उनके साथ, वो बहुत अफसोसनाक चीज है जी। सारे मैं आपके पास जीता उसने। यहाँ पे 3 व्यू अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग व्यू। अवधेश जी कह रहे हैं लड़ाई एक पे INLD है, धर्मानी साहब कह रहे हैं वहां पे लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस की है। यहाँ पे अनीस दुरानी साहब के कांग्रेस और बीजेपी नंबर 1 है जी, बीजेपी नंबर 1 है। लड़ाई किसकी है? ट्रायंगुलर है, बीजेपी नंबर 1 है, हमारे हिसाब से कांग्रेस नंबर 1 है। कांग्रेस लड़ाई किसकी है? ये हरियाणा की लड़ाई किसकी है? देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं है जी, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती मुझे। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है कि चौटाला जेल में है, लेकिन चौटाला उस राजनीति और उस परिवार से हैं जिसकी वहां बड़ी लंबी जड़ें हैं। जो बात धर्मानी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अति उत्साह, उतावलापन और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जो बार बार इनको थाली सजी सजाई मिल रही है, ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में टिकट के बंटवारे में जब कुछ लोग नाराज हो गए थे तो यह माना जा रहा था हो जाए नाराज, मोदी की लहर में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव छोटा चुनाव होता है, लोगों का 1 to 1 लोगों से कांटेक्ट होता है। जिस तरीके से 43 सीटों के बाद घमासान मचा हुआ है, लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, जातिगत एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश से एक नेता को जिसकी छवि वहां पर कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसे ला करके कैलाश विजयवर्गीय को आप इंचार्ज बनाते हैं, तो यह राजनीति में लोग जो बैठे हैं उनको समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के नजदीक है, इसी उत्साह के चलते इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर के जो घमासान मचा है, इसकी वजह से उसकी टक्कर अगर होगी आमने सामने तो वो चौटाला के साथ होगी। ये बात सच है। हुड्डा कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है, जनहित पार्टी कहीं नहीं है, तो चौटाला और बीजेपी के बीच में है। अब अगर ये लोग हो सकता है कहीं फ्रेंडली फाइट करें, या इस बात का भी संभावना है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो और आखिर में जाकर के सत्ता दोनों मिलकर बनाए। जी, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो स्थिति है इस वक्त, हरियाणा की स्थिति पूरी तरह से ट्रायंगुलर फाइट में, अगर इसको माने धर्मानी साहब, बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइट है। मेरे को ट्रायंगुलर फाइट लगती है। आपको नहीं लगता है बिटवीन वन एंड ऑन? नहीं, ऐसा है कि देखिए, मैं आप जो अभी अवधेश जी बात कह रहे थे कि जो वहां पे आप सेगमेंट में बांटेंगे, एक स्थान है हरियाणा की लड़ाई। नहीं, मैं बता रहा हूं, साउथ जो हरियाणा है
जो दक्षिण हरियाणा है, वहां पर लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस आईएनएलडी होने वाली है। और जो रोहतक का क्षेत्र है, जो नॉर्थ जिसको हरियाणा हम कहते हैं, ये वाला जो हरियाणा है, इसमें लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी की में। बीजेपी इस बार पूरे प्रदेश में लड़ने वाली है और ये दोनों पार्टियां जो है उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फेस करेंगी। इसलिए मैंने ट्रायंगुलर फाइट कहा आपको। और मुझे ये लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में एक डिफरेंट, मेरे को लगता है कास्ट लाइन से हटकर, जो इन्होंने बात कही, अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ बहुत जाट नेता आए हैं और मलिक खाप के जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको अभी जाटों को उन्होंने टिकटें भी दी हैं। ऐसे ही अहीरवाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे राव इंद्रजीत का अपना बहुत बड़ा प्रभाव, ये तमाम राव इंद्रजीत का प्रभाव जो है मेरा गुड़गांव के आसपास कुल मिलाकर कुछ मिलाकर चौधरी बीरेंद्र सिंह जिंद में वोट बीजेपी को ट्रांसफर कराएंगे। जिंद के अलावा और जिलों में 100, 200, 300, 400 से ज्यादा वोट ट्रांसफर कराने की हालत में दूसरे जिलों में नहीं है, एक ही जिले में उनका यह है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जो वोट मिलेगा वो बनियों का, ब्राह्मणों का और दूसरी जातियों का, ये सब का मिलेगा, लेकिन वो वोट बंटने वाला है। जी, तो कुल मिलाकर के ट्रायंगुलर फाइट है। इस पर ट्रायंगुलर में नंबर 1 अगर नेता को देखे, नेतृत्व को देखे, मुद्दे को देखे, आधार को देखे, जनाधार को देखे, कुल मिलाकर के कौन सी पार्टी अभी सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आक्रामक और चुनाव प्रचार के हिसाब से, चुनाव तैयारी के हिसाब से, नेता के हिसाब से, तमाम चीजों को अगर देखें, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा इस वक्त तैयार है चुनाव के लिए, जिनके साथ कि लोग भी जुड़ने को तैयार है, ऐसी कौन सी पार्टी है नंबर 1 नंबर 2? ये सब एक साथ नहीं है कि किसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता है, नरेंद्र मोदी का नाम है, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन मेरे से अगर अभी भी पूछेंगे आप, तो मैं यही कहूंगा कि नेतृत्व के स्तर पर, जन समर्थन के स्तर पर, प्रचार के स्तर पर आईएनएलडी इस समय नंबर 1 है। आईएनएलडी पुष्पेंद्र नहीं, मैं अवधेश भाई की बात को पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं और ये इस बात का नतीजा है कि सिटिंग एमपी जो अभी हाल के चुनाव में हारा है, अवतार सिंह भड़ाना, उसने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में नहीं गया है, वो इनाल्डो के अंदर गया है। और जहां तक बात कर रहे हैं उसने टिकट बंटवारे की, टिकट बंटवारा बहुत पहले हो चुका है। अभी जो पार्टी सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है, जो मोदी लहर पर चढ़ी हुई है, उसके यहां तो आधी टिकट के बाद ही घमासान हो गया है। लिहाजा तैयारी की बात, जमीनी नेता की बात, चेहरे की बात, वो ओपन है इनाल्डो की तरफ से। बीजेपी की तरफ से 5 लोग पहले, बहुत कम समय से 5 लोग पहले एक बात कहता हूं, इनेलो का जो कह रहे हैं कि एक नेता बीजेपी में जो घमासान है, वो बीजेपी में जो घमासान है वो शांत आ जाएगा। इनेलो का तो आईएनएलडी का पूरे का पूरा तो बिखर चुका है। आप आईएनएलडी में तो एक नेता है और कितने नेता छोड़ के गए हैं, ये तो देखो। सारा आईएनएलडी का आज कुंभा बिखर चुका है, बिखर चुका है। और आपकी पार्टी वो तो बात देखी नहीं गई। सिर्फ एक चीज अनीस दुरानी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस हाईकमांड की भूमिका वहां पे कुछ नहीं दिख रही है इस वक्त। कांग्रेस हाईकमांड की भूमिका जो है दिल्ली और हरियाणा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सारे हमारी जो सारे कार्यक्रम है वो सब चल रहे हैं और दिल्ली में भी चल रहे हैं और वहां पर भी चल रहे हैं। क्या मुद्दा क्या होगा आपके खिलाफ? एंटी इनकम्बेंसी एक मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, और बहुत सारे फ्रॉड है वहां पर, कुछ नहीं है जहां तक मैं बहुत सारे फ्रॉड है। जितने सीएलयू है, अभी वाड्रा वाला मुद्दा है, लाजमी है। जितने प्रोजेक्ट है वहां पे डिले पड़े हुए हैं, हो गए, तो ये तो स्वाभाविक होगा। लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और उसका मुकाबला अच्छी तरह करेगी। कांग्रेस के पास देखिए, मुझे ये लगता है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र पे चर्चा करेंगे, हरियाणा से आगे निकलेंगे, महाराष्ट्र पे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 15 अक्टूबर को वोटिंग और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। और तैयारी किस पार्टी की क्या है, किस स्थिति में कौन से गठबंधन इस वक्त हैं, खास करके महाराष्ट्र पे अगर बात करें तो एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बात का फैसला इस वक्त होना बाकी है।
साथ ही साथ एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में भी अभी तक यह फैसला नहीं हुआ कि कितनी सीटें पे कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी और दोनों गठबंधन क्या कितने तैयार हैं। हमारे बीच इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सबसे बड़ा, हरियाणा में तो महज 90 सीटें, वहां 288 सीटों पे अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, आपके गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। देखिए, जहां तक बात, कैसे तैयारी को देखा जाए इससे? देखिए, हम दोनों सत्ता दल हैं और दोनों सहयोगी दल हैं सत्ता के अंदर जी। मैं समझता हूं हमारे अपने अपने सिटिंग एमएलएज भी हैं और सिटिंग जो हमारे एमएलएज हैं उनकी भी कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन में प्राथमिकताएं रहेंगी, कौन सी सीट किसको जाएगी। और हमेशा जब दो बड़े दल होते हैं और महाराष्ट्र जैसा राज्य हो तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो मतभेद हैं विभिन्न सीटों को लेकर वो स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूं बहुत जल्द, क्योंकि आज ये अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शंस की, इलेक्शन आपकी तैयारी कम है उस हिसाब से? नहीं, मैं नहीं समझता चुनाव अभी गठबंधन का आपका तय नहीं है सीटें, आपको नहीं लगता है कि अब तैयारी कम है? आप कह रहे हैं 20, आप अगर देखें 20 सितंबर को अधिसूचना जारी हो रहा है, 27 सितंबर को आखिरी तारीख है। दिलीप साहब, देखिए लगभग 150 के करीब तो हमारे सिटिंग एमएलएज ही हैं, तो मैं नहीं समझता कहीं पर तैयारी में कोई प्रश्न चिन्ह है। हाँ, आपके सहयोगी कह रहे हैं वो 144 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। देखिए, कहने के लिए हमेशा दोनों दल जो होते हैं वो मीडिया में आकर भी जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें आपस में लेने का एक हमेशा वो रहता है, चाहे कोई भी राष्ट्रीय दल रहे हो, किसी भी राज्य में रहे। चलिए, जो असल मुद्दा है वहां पे महंगाई और भ्रष्टाचार के आधार पे 2014 में चुनाव लड़े गए, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, आपकी हार हुई, ये दोनों मुद्दे, वहां भ्रष्टाचार जो है वहां एक अहम मसला है। देखिए, दो मुद्दे आपने लिए, पहला महंगाई का मुद्दा लिया, तो महंगाई का मुद्दा किसी भी राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है और अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां पर जो मेन मुद्दा था चुनाव लड़ा गया, जो एक नारा आपने सुना होगा, मर जवान मर किसान का, विदर्भ में जाकर वहीं पर मोदी जी ने नारा दिया था किसानों की अवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बजट में मात्र सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो झुंझुना देश की जनता आपकी लड़ाई किससे होनी है? नरेंद्र मोदी से वहां लड़ाई होनी है आपकी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के अलावा कुछ है भी नहीं, और न वहां कोई नेता है, ना कोई केंद्र में नेता है, और उन्हीं की केवल उन्हीं की जो चीजें थी, उन्हीं के जो नारे थे, उन्हीं के आधार पर जीतते हुए आए हैं। ये आलोक जी, खबर आ रही है कि वहां के नेता रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राहुल जी को महाराष्ट्र में ना भेजा जाए प्रचार के लिए। सरासर झूठ खबर है, निराधार खबर है, मीडिया की उपज है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये खबर है, लेकिन आपने भी पढ़ा, आपने भी देखा होगा, ये मीडिया में कहीं आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना है। माननीय राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं और वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। अभी कश्मीर गए हुए हैं शायद। जी, चलिए, कश्मीर भी जाएंगे, समय आएगा तो एसपीजी सुरक्षा है, वो जाएं वहां पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करने। मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज की अभी वहां जाने की। आपके हिसाब से आप कौन सी बातों को लेके जाएंगे? चूंकि आपकी वहां सरकार है, आप क्या बताएंगे वहां पे लोगों के बीच में? किन मुद्दों, किन काम को लेके जाने वाले हैं आप? देखिए, जिस भी तरह के जो वहां के जो शहरों के विकास हुए हैं, वहां पर जो ग्रामों के अंदर जो भी सिंचाई की परियोजनाएं और तमाम चीजें हम लेकर आए हैं, उन्हीं विकास के पूरे मॉडल को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के आज तमाम आपने प्रवक्ताओं के बयान सुने होंगे, माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब ने तक ने भी ये कहा कि उनकी नाकामी हमारी जो सफलता का रास्ता तय करेगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों को कह देना चाहता हूं कि कहीं पर इस बार आप बिल्ली के भाग का चीका फूटेगा, इस इंतजार में ना रहें। कांग्रेस पार्टी वहां चौथी बार आ रही है और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने कांग्रेस पार्टी वहां चौथी बार आ रही है। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको किस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर मेरे मित्र आलोक शर्मा जी का ये आकलन सत्य हो जाए तो मैं मानूंगा कि मैंने अपने इतने जीवन में पत्रकारिता की ही नहीं है। ये मेरा उत्तर इतना ही है, क्योंकि आप 3 स्तरों से देखिए। पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस और एनसीपी का वोट था वो 37% था। इनका वोट ज्यादा लोकसभा चुनाव में नहीं घटा है, इनका वोट करीब करीब लोकसभा चुनाव में 34.1% है, केवल 3%, 2.9% घटा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो वोट था वो 30.28% था, वो 47.8% हो गया। मतलब उसके वोटों में 17% की वृद्धि हुई, इनके वोटों में 3% की कमी आई। तो कुल मिलाकर 20% वोट का अंतर है। इतना बड़ा अंतर भर के तीसरी बार कोई सरकार आ जाएगा, चौथी बार। दिलीप जी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी, वो कोई लहर होगी ना
तभी ये 17% वोट का अंतर भरा जा सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। एक तो मैं ये बात, और इस वक्त महाराष्ट्र में किसी के पक्ष में लहर नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा किसी पक्ष में लहर है। यस, इस समय महाराष्ट्र में लोग बदलाव के मूड में हैं। 2009 में मुंबई में शिवसेना और सारी सीटें हार गई थी, वो लोग उस समय बदलाव के मूड में थे। लेकिन अगर इस समय विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का कहीं प्रभाव है, जैसे मैंने हरियाणा में कहा कि भाजपा और कांग्रेस नंबर 2 के लिए लड़ रही है, INLD नंबर 1 है, वैसे ही मैं ये कह सकता हूं वहां कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अगर नरेंद्र मोदी का कहीं प्रभाव पूरी तरह विद्यमान है तो वो महाराष्ट्र ही है। इसलिए वहां के चुनाव को लेकर के मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो हमने देखा है कि सीट के बंटवारे में भाजपा और शिवसेना में भी थोड़ा होता है मतभेद, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में भी होता है। अंत में दोनों जो गठबंधन है उसमें सहमति हो जाती है, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले आप गहराई से देखेंगे तो कांग्रेस से बड़े बड़े नेता छोड़ के इधर आ गए थे, और आश्चर्य, बहुत ऐसे लोग आ गए थे जिनका अपने क्षेत्रों में उनका मैं नाम ले सकता हूं, असर था उनका। और चौथी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर इस समय जितना नेतृत्व को लेकर के मतभेद है महाराष्ट्र में, आप वहां पूर्व गृह मंत्री को नेतृत्व देना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे भी है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और वहां प्रदेश में भी है, उसमें जो है ये चमत्कार होना संभव नहीं लग रहा है मुझे। इसलिए वहां का तो मैं गेम बिल्कुल क्लियर देख रहा हूं। फिर भी चुनाव है जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही हो जाएगा, कभी भी बाजी पलट सकती है, लेकिन मेरा आकलन नहीं है जी। पुष्पेंद्र, दो आपसे और अनीस भाई से एक सवाल, पहले आपसे कि सामाजिक समीकरण और सामाजिक जो जन आधार होता है, जनाधार जो होता है, वो अहम उसकी भूमिका रही है। किसी भी चुनाव को आप देखें, वहाँ भ्रष्टाचार मुद्दे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार मुद्दा रहता है, महंगाई मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा रहता है, गवर्नेंस मुद्दा है, डेवलपमेंट मुद्दा है, ये मुद्दे रहते हैं। लेकिन असल चीज़ जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है, सामाजिक आधार आपका क्या है, सामाजिक समीकरण क्या है। महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरह के सामाजिक समीकरण किसके पक्ष में आपको नजर आ रहा है? देखिए, दो तीन चीज़ें साफ हैं महाराष्ट्र में कि देखिए, आप जहां तक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको याद होगा कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही मैं समझता हूं जब सरकार थी वहां, तो 5% मुसलमानों के आरक्षण की बात कही गई वहां, फिर मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही गई, वहां मराठा नॉर मराठा का भी मामला है। उसके अलावा आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा संकट यह है कि जो सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा था इनका, उनकी मुंडे जी की शक्ल में वो इस वक्त नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी एब्सेंस है, वो बहुत बड़ा वैक्यूम है। लेकिन जिस तरीके से 10 साल तक ये राज चला है, उस राज में अशोक चौहान 15 साल से चल रहा है, तो मतलब मैं उसको 3 बार से मान लें आप देखें कि अशोक चौहान के ऊपर किस किस्म के आरोप लगे, उस पर राहुल गांधी ने उनके बारे में क्या किया, फिर भी वो वहां रहे, फिर भी उनको टिकट मिला। तो एक तो वो मामला है। दूसरा मामला यह है कि पृथ्वीराज के खिलाफ रोज तीसरे दिन विद्रोह होता है, लोग दिल्ली में आते हैं। अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाले का मामला है। मुझे लगता है कि एनसीपी महाराष्ट्र में उस तरीके से पीछा छुड़ाना चाहती है कांग्रेस से चुनाव से पहले, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को अपने से दूर कर लिया है। क्योंकि यह सबको नजर आ रहा है कि एनसीपी जिस तरीके से केंद्र में कांग्रेस पार्टी की वजह से 4 सीटों पर सिमट गई है, एनसीपी को डर है कि कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं, सामाजिक और सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए ठीक संकेत इस वक्त नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आलोक जी कुछ उस पे जो बड़ा है मामला कि राहुल गांधी की जो फेल क़यादत, नेतृत्व और लीडरशिप है, वो जो है एनसीपी को खाए जा रही है। लिहाजा वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी यहां आकर के कोई ऐसी बात करें जिसका खामियाजा खुद कांग्रेस पार्टी भुगत के 44 सीटों पे चली गई है। दिलीप जी, एक आंकड़ा और बता देता हूं मैं एक लाइन। 231 असेंबली सीट पर भाजपा शिवसेना आगे रही थी पिछले लोकसभा चुनाव में। आप समझिए, अगर ये 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 288 में से 231 में से जी। आलोक जी, आप कुछ कहते बीच में, बिल्कुल बहुत कम। 2-3-4 विषय सामने आए कि मोदी जी की लहर चल रही है। कई वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने कहा जैसा अमित शाह जी ने स्वयं कहा है, शिवसेना ने स्वयं कहा है कि मोदी जी की लहर के ऊपर हम नहीं जीत सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। गठबंधन की जहां तक बात है, शिवसेना ने अपने मुखपत्र में भी लिखा है कि कहीं हमारी हालत हजका जैसी ना हो जाए, हरियाणा जैसी। आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 231 सीटों की जहां तक बात कही हमारे बड़े भाई ने, मैं बता देना चाहता हूं
कि अभी जितने बाई इलेक्शन हुए सभी में उसमें अवधेश जी के बातों में भी अगर वो 231 सीट देख रहे हैं तो हरियाणा में 52 सीट क्यों नहीं देख रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो अवधेश जी से मैं अलग से पूछ लूंगा, दोनों में अंतर पूछूंगा। लेकिन एक चीज दिलीप जी वोट परसेंटेज की भी बात आई, मैं बता देना चाहता हूं कि आदर्श का जो वोट था 2009 में वो 24% था, जो इधर उधर बिखरा हुआ था, वो राष्ट्रीय चुनाव था तो वो जुड़ गया था। 14% जो है वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज एमएनएस का भी है और शायद 14 ही सीटें उनकी आई थी। मैं समझता हूं कि आदर्श का वोट जो गया था वो पुनः वापस जाएगा और कांग्रेस का वोट परसेंटेज वहां पे मुस्लिम फैक्टर कितना हो सकता है, 14 हो, कितना असर करेगा? रिजर्वेशन की भी कुछ लोगों ने कही, मराठा वाला इशू भी उठाया, तो वहां पर बहुत बड़ा इशू ये भी है कि यूपी और बिहार के लोगों को शिवसेना ने जिस तरह से खदेड़ा था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए समय कम है हमारे पास। नासिक में आज कांग्रेस ने बजाबता एमएनएस को समर्थन दे करके उसके पार्टी का मेयर का निर्वाचन करा दिया है। कांग्रेस एनसीपी दोनों ने आज एमएनएस को समर्थन दिया क्योंकि भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था, तो एमएनएस को समर्थन खेल जो बिगाड़ा था वो एमएनएस ने बिगाड़ा था। अभी चुनाव में समय है, चलिए बहुत से समीकरण बदलेंगे, अभी समीकरण बदलेंगे या कितना फायदा होगा उस बदलने से ये भी देखना होगा लोग जी। लेकिन अनीस भाई 5% आरक्षण की बात हुई, मुस्लिम फैक्टर जो है कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के चुनाव में? मुस्लिम फैक्टर तो सभी जगह जो है वो अहमियत रखता है अपनी सेंस के अंदर कि वो जिस तरह से वोटिंग पैटर्न उनका है वो हमेशा कांग्रेस के फेवर में जाता है जी। अब मैं समझता हूँ कोई अभी काफ़ी काम माइनॉरिटीज़ के लिए हुए हैं वहाँ पर गुज़िश्ता 15 साल के अंदर, और पॉजिटिवली हमें मुस्लिम वोट हमें लगता है कांग्रेस को ही मिलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन वहाँ नहीं है। एनसीपी कांग्रेस अलग अलग लड़ती है तो उसके उस वक्त ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, इसी तरीके से हमेशा रहा है। ये छोटी मोटी इलेक्शन के मौके पर होती हैं इस सीटों का बंटवारा। तो ये जो अगर मुस्लिम फैक्टर अगर मुस्लिम मतदान जो लोकसभा चुनाव में भी हुआ कि उसका रिएक्शन हुआ, आपने देखा कि रिवर्स पोलराइजेशन की बात हुई कि अगर एक तरफा वोट होता है तो फिर हिंदू ध्रुवीकरण होता है, ये भी होता है। महाराष्ट्र में फायदा किसका? महाराष्ट्र में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जी, कोई ऐसी मिसाल। धर्मानी साहब, इसका कोई ऐसा जो बात कह रहे हैं उसका असर नहीं होगा महाराष्ट्र में? नहीं, मुझे लगता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव जो है अपने आप में उसका परिणाम इस बात का उत्तर है। मुझे नहीं लगता कि इस बार इस प्रकार का कोई ध्रुवीकरण होने जा रहा है, कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जो महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र को मोटे तौर पर आपने कहा ना कि नेतृत्व की बात है, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण। और बीजेपी के पास जैसे अभी कहा कि मुंडे जी के नेतृत्व में डेफिनेटली बीजेपी को एक लॉस हुआ होगा, लेकिन नितिन गडकरी केंद्र में बहुत प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं और उनका विदर्भ के नेता होते हुए भी उनका पूरा प्रभाव है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने को अंडरमाइन करके नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस का अपना एक वहां पर वजूद है और कांग्रेस जिस प्रकार इन विवादों के कारण, क्योंकि 3 टर्म होना बहुत बड़ी बात होती है, आपस में जो लीडरशिप में क्राइसिस है उसके कारण कांग्रेस को एक सेटबैक लग सकता है। आप कह रहे हैं कांग्रेस की आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो गठबंधन को लेकर चल रही है चर्चाएं, उससे ज्यादा डैमेज होने के कारण मुझे लगता है बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, बात जो कहने जो अनीस भाई ने बात कही है, मैं उसमें इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जब चुनाव की घोषणा हुई थी, उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात की थी, तो आपकी पार्टी मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन का झुंझुना पकड़ाया और उसके बाद आप बुरी तरह हारे। यही आप महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास इस किस्म का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिससे ये लोगों को ये बता सके कि हम क्यों बेहतर है, 15 साल में चौथी बार हमें क्यों वोट दिया जाए। लिहाजा ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की अंदरूनी कलह, यही बीजेपी भी सोच रही है कि हमारे पास भले ही चीफ मिनिस्टर ना हो, लेकिन इनके अंदर की कलह, इनके अंदर की लीडरशिप का क्राइसिस, जिसके आप ये कह रहे हैं कि दोनों राज्यों में कांग्रेस तो खाली खुली बातों की बात नहीं करती, कांग्रेस ने डेफिनेटली काम किया है महाराष्ट्र के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर उर्दू स्कूल कामयाब है जितने नॉर्थ इंडिया में कम रह गया है। समय खत्म होने को है। सिर्फ गर्ग साहब से, अरुण जी से एक बात पूछना चाहता हूं, न हरियाणा में नेतृत्व न महाराष्ट्र में नेतृत्व, मोदी जी का ही नेतृत्व लेके आप
ऐसा लग रहा है। और आप कांग्रेस की खामियों पे और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी सरकार की खामियों के कारण अपना आपका कोई पॉजिटिव एजेंडा आप लेके सामने नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच में। पॉजिटिव आप सोच रहे हैं कि उनकी जो खामियां हैं उससे आपको फायदा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी खामियां तो वो 15 साल में नाकामियां जी, उनकी उनकी नाकामियों से आप लड़ना चाहते हैं। उनकी नाकामियां तो जनता उनको सबक सिखाने के मूड में है। जो उन्होंने घोटाले किए जी, देश में किए, प्रदेश में किए, उनके सबके खिलाफ वातावरण बना हुआ। और मोदी जी जो संदेश देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, देश का एक ढांचा गुजरात मॉडल के तहत वो सारे देश को बनाना चाहते हैं, उसके तहत एक सारा सिस्टम। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव भी गुजरात मॉडल पे ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल वैसे ही चुनाव लड़ा जाएगा जी। और दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। छोटा सा हमारा समय खत्म हो गया। आलोक जी, बिल्कुल मैं छोटा सा संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमारा 10 और 15 साल का जो एंटी इनकम्पेंसी है जी, और जो पिछले 150 दिन का है जी, मैं समझता हूँ 150 दिन की जो नाकामियां हैं, जिस तरह की लफाजियां और जिस तरह के नारे दिए गए थे, उसमें जो फेलियर है वो 150 दिन का फेलियर 10 साल और 15 साल पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। अवधेश जी, लास्ट वर्ड। 10 साल की नाकामियां, 15 साल की नाकामियां, आलोक जी कह रहे हैं कि ये जो 1.5 महीने ये जनता निर्णय करेगी कि इस सरकार ने 100-150 दिन में कितने काम किए हैं। लेकिन इस समय यूपीए और कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है कि देश को ये बता सके कि हमारी नाकामियों से ये नाकामियां जो है ज्यादा घटिया और ज्यादा गिरा हुआ और ज्यादा जो है दिखाई। कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है, चुनाव देखिए, ये दोनों चुनाव जो है महाराष्ट्र का और हरियाणा का, इन दोनों चुनाव से राष्ट्रीय राजनीति हमारी प्रभावित नहीं होने जा रही है। जनता ने बताना शुरू कर दिया है। बाई इलेक्शन के नतीजे देख लीजिए, और अब जो कल बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसके नतीजे भी देख लेना। जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। चलिए, हमारा बाई इलेक्शन और जो चुनाव होता है उसमें बड़ा अंतर होता है। इसी तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में और असेंबली में बहुत फर्क होता है। चलिए, बीजेपी का पैकेजिंग मटेरियल समाप्त है अब जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पुनः वापस, लेकिन इनके पास तो मटेरियल ही नहीं है। ये आपके पास ये पैकेज लेता है वो सारे